हेलो स्टूडेंट्स, जे एडवांस 2023 फिजिक्स सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, तो अपन सेकंड पेपर के सॉल्यूशन की बात पहले करेंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन दे रखा है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का और डायपोल पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन में आपको एक डायपोल शो किया हुआ है, जो कि आप ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज दे रखा है, यहाँ प्लस का क्यू चार्ज दे रखा है, वाई एक्स के अलोंग ये रखा हुआ है और एक जनरल पॉइंट है पी, जिसके कोऑर्डिनेट है 100,100 मिलीमीटर्स। ठीक है, अब आप देखिए कि इस डायपोल की वजह से ना इस पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल दे रखा है वो वी नॉट है। डायपोल की वजह से पोटेंशियल अपन क्लास में पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो इस डायपोल की वजह से आप पोटेंशियल क्या दे रखा है, वी नॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसने क्या किया, इस डायपोल को थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दिया, लेकिन जो लेंथ है वो भी मेंटेन नहीं रखी, लेंथ भी इसने इनके बीच की चेंज कर दी। ओके, तो इस क्यू के नए कोऑर्डिनेट हो गए यहाँ पर -1,2 और इस माइनस क्यू के नए कोऑर्डिनेट हो गए 1,-2 मिलीमीटर्स के अंदर ये भी है। तो डायपोल को थोड़ा सा रोटेट किया है, डिस्टेंस भी वेरी की है, और अब पूछा है कि इसी पॉइंट पी पर, जो पहले जो पॉइंट पी था ना, उसी पॉइंट पर आपसे दोबारा से पोटेंशियल ही पूछा है, लेकिन पहले वाले पोटेंशियल से कंपैरिजन करवाया है। राइट, तो कैसे करेंगे इसको, इस पे अपन चर्चा करते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए, आप समझिए इसमें कि हम जानते हैं कि कोई भी जो डायपोल होता है ना, उसके कारण पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अपने पास में, V = K R वेक्टर डॉट P वेक्टर अपॉन में R क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म में ही होता है ऐसा। ठीक है, ये फॉर्मूला में याद भी होना चाहिए। R डॉट P, R वेक्टर क्या होगा, उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट होंगे ना, तो आप क्या बोलोगे, पॉइंट पी के पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर होगा, और वो क्या बनेगा 100 आई कैप और 100 जे कैप। ओके, उस पॉइंट पी के ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। पी क्या है, डायपोल मोमेंट। अब आपको पता है कि पहले डायपोल ऐसे रखा हुआ था वाई एक्स के अलोंग, तो पहले वाली कंडीशन में डायपोल जो रहेगा P1, उसको आप क्या कहोगे, P1 वेक्टर को निकालोगे तो ये बन जाएगा चार्ज और चार्ज के बीच का गैप 4 दे रखा है ना, मतलब 2 और 2 तो 4 हो जाएगा। ये तो जाएगा डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन किधर की तरफ है, जे कैप, मतलब आप कहेंगे डायरेक्शन जो है वो जे कैप में है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो वी नॉट का फॉर्मूला या वैल्यू जो बनेगी ना, वो क्या बनेगी कि आर डॉट पी कीजिएगा, बोले तो P1 कीजिएगा ना, पी की जगह P1 यहाँ पर। तो आप क्या कहेंगे कि सर अगर हम इसका डॉट करते हैं इस R के साथ, तो यहां पर आ जाएगा सर 400 इंटू क्यू अपॉन में R क्यूब। R की वैल्यू मत पुट करो, उसका R में रहने दो ना, ये बन जाएगी अपनी इक्वेशन नंबर 1। ठीक बात है। अब देखिए, जब इसको हम मोड़ देंगे, टिल्ट कर देंगे, तो नई कंडीशन का मोमेंटम हमें डायपोल मोमेंटम निकालना पड़ेगा ना, जिसको P2 कहेंगे अपन। डायपोल मोमेंट के लिए अपन क्या बोलेंगे, चार्ज तो Q ही है, इसका बीच का गैप हमको पता है कि जो दोनों पॉइंट दे रखे हैं ना, इसने एक पॉइंट यहां पर एक पॉइंट यहां पर, वो पॉइंट दे रखे हैं अपन को -1, -1,2 और 1,-2। तो आपको पता है कि ये P वेक्टर बनेगा, एक्चुअली नया P2 वेक्टर बनेगा, और इसको अपन कैसे निकालेंगे, चार्ज तो हो गया Q और इनके बीच का गैप कितना है, √20। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, ये वेक्टर निकालो, डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो। ओके, तो ये वेक्टर कैसे निकालोगे, -1 में से 1 माइनस करोगे तो माइनस का 2 आई कैप। ठीक है, 2 में से माइनस का 2 माइनस करोगे तो 4 जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड का डिवाइड किया तो √20। ये पूरा का पूरा क्या है, डायरेक्शन, वैल्यू एंड डायरेक्शन। ओके, ये से कट जाएगा, तो P2 वेक्टर क्या आएगा फाइनली अपना, P2 वेक्टर आएगा Q -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप। राइट, हमने P2 वेक्टर भी निकाल लिया। हमें पता है कि नया जो पोटेंशियल आएगा उसको V नॉट डैश लिख लेते हैं, चलो है ना। तो वो क्या बनेगा, फॉर्मूला अपने पास में है ही कि R डॉट P करेंगे, R अपन को पहले से पता है, यही चल रहा है सेम, R से चेंज किया भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका डॉट करेंगे नई कंडीशन के लिए। राइट, तो क्या बन जाएगा, Q यहां पर K है ही साथ में, और -200
प्लस 400 अपॉन में आर क्यूब, क्योंकि आर किसने मतलब आर वेक्टर ही चेंज नहीं किया तो मैग्नीट्यूड कहां चेंज होगा। ओके, तो ये सेम टू सेम ही रहने वाला है। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये जो पोटेंशियल आएगा वो हो जाएगा के क्यू 200 बाई आर क्यूब। पहले का पोटेंशियल अपने साथ पास में ये था, अब का पोटेंशियल ये हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं कि पहले का पोटेंशियल क्या हो गया, ये हाफ हो गया। तो इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, V0/2 अपने पास सेकंड ऑप्शन दे रखा है, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को पहला क्वेश्चन करना था, मतलब ये फॉर्मूला ही से ही रिलेट कर रहा है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस रहती है तो अपन पोटेंशियल को इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यूनिट डायमेंशन में बेस्ड था। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसमें ध्यान से देखो, अपन को बोला है कि यंग मॉडुलस दे रखा है, ये यंग मॉडुलस हो गया, और सी जो है वो लाइट की स्पीड दे रखी है, एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, और जो जी है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ओके, और इनकी जो पावर है अपन को क्या दे रखी है, अल्फा, बीटा और गामा। तो अपन से पूछा गया कि अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू क्या होगी। तो अपन को पता है कि सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पर इन सब की डायमेंशन निकाल लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे यंग मॉडुलस। तो अपन को पता है कि स्ट्रेस जो होता है वो होता है यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। ठीक है, तो यंग मॉडुलस क्या बन जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपन को पता है फोर्स बटा एरिया लिखते हैं अपन, और स्ट्रेन की जो है वो डायमेंशन होती ही नहीं है। जब इसको सोल्व करोगे बेटा तो आपको मिलेगा ये m1 L-1 और T-2। ठीक है, तो ये इसकी डायमेंशन नहीं मिलेगी, आप सोल्व करके देखना। फिर बात करते हैं लाइट की स्पीड। वो पता है स्पीड की डायमेंशन क्या रहेगी, m0 L1 T-1। ओके, बहुत बेसिक से होता है किसी भी स्पीड की डायमेंशन लिखना। फिर इसने बोला है एच प्लैंक कांस्टेंट, किससे लिख लोगे, ई बराबर एच न्यू से। न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, ई क्या है, एनर्जी। तो प्लैंक कांस्टेंट की जो डायमेंशन आप निकालोगे तो वो आ जाएगी m1 L2 T-1। ठीक है, फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमको पता है कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है F = G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। दो मास पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स का फॉर्मूला रहेगा वो ये रहने वाला है। तो जी की वैल्यू अपन यहां से फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब जी की डायमेंशन, और जी की डायमेंशन क्या आएगी, जी की डायमेंशन आ जाएगी m-1 L3 T-2। ठीक है, ये सब वैल्यूज को अपन को यहां पुट करना है। फिर अल्फा, बीटा और गामा में क्या बनेंगी, इक्वेशंस बनेंगी। ठीक है, तो ये वैल्यू यहां पुट करने से हमको पता है कि पावर का कंपैरिजन कर लेंगे बेटा जी। पावर का कंपैरिजन करेंगे तो हमें इजीली यहाँ पर अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू मिल जाएंगी। अल्फा की वैल्यू मिलेगी आपको 7। आप सोल्व करके देखिएगा आराम से, पावर को कंपैरिजन करके 3 सिंपल इक्वेशन बनती है, इजीली सोल्व भी हो जाता है। ठीक है, तो अल्फा, बीटा जो आएगा वो -1 आएगा, और जो गामा आएगा वो -2 आ जाएगा। तो अपन को यहाँ पर इस इक्वेशन को सोल्व करके देखना है, पूरा पुट करके। डायमेंशन कैसे निकलेंगे वो मैंने बता दिया सबकी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इस तरीके से आराम से कवर हो सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स पर बेस्ड है। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको वेलोसिटी दे रखी है किसी पार्टिकल की जिसका मास m है, xy प्लेन में वो चल रहा है पार्टिकल, और किसी पॉइंट x और y पर उसकी वेलोसिटी गिवन है, v वेक्टर इक्वल्स टू अल्फा y x कैप प्लस 2x y कैप। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि उसमें फोर्स क्या होगा पार्टिकल पर। तो आप ध्यान से देखिए कि आपको जब वेलोसिटी पता है ना, जैसे अपन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी बराबर अल्फा 15 मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं y, और x कैप और y कैप की जगह में i कैप j कैप ले लेता हूं, थोड़ा इजी लगता है ना। तो ये हो जाएगा i कैप
और ये बन जाएगा 2x अल्फा जे कैप, राइट। हमने v लिख लिया है। हम जानते हैं कि ये x वाली वेलोसिटी है और ये y वाली वेलोसिटी है, वेलोसिटी में सही होता है। तो आप बोलेंगे सर x वाली जो वेलोसिटी है उसको vx लिख सकते हो आप, जिसको आपने अल्फा इंटू y यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं dx बाई dt भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही y वाली जो वेलोसिटी है उसको vy लिख सकते हो आप, और vy यहां से देखिए क्या बोलोगे 2x अल्फा, इसको क्या बोलने वाले हो आप dy बाई dt, ठीक है बात है भाई। यहाँ पर हमने x की वेलोसिटी को अलग कर लिया, y वाली वेलोसिटी को अलग कर लिया, और x की वेलोसिटी को ऐसा लिखते हैं और y की वेलोसिटी को ऐसा लिखते हैं, हम जानते हैं पहले से, ठीक है। अब सोचिए अगर मुझे एक्सेलरेशन तक जाना है, क्यों जाना है एक्सेलरेशन तक, ताकि मैं फोर्स लिख सकूं, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे, इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, मतलब d2x अपॉन dt स्क्वायर, जिसको आप क्या कह सकते हैं ax, x वाला एक्सेलरेशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन में क्या मिलेगा आपको अल्फा dy बाई dt, ठीक बात है सर। और देखो ये वैल्यू पता तो है अपन को dy बाई dt यहां से, तो क्या बन जाएगा ये, यहां पर dy बाई dt से पुट करोगे 2x अल्फा, तो ये बन जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर x, ठीक बात है। सेम फॉर दिस, हम लोग इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे d2y अपॉन dt स्क्वायर, एक बार और डिफरेंशिएट किया ना, तो ये क्या मिलेगा 2 अल्फा तो कोसेंट है, और x का क्या हो जाएगा dx बाई dt। अब वैल्यू तो इसके भी पता है अपन को dx बाई dt की यहां से, दैट इज अल्फा इंटू वाई, तो क्या बन जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर इंटू वाई। ये x वाला एक्सेलरेशन है, ये y वाला एक्सेलरेशन है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी x को y पर जो एक्सेलरेशन रहेगा पार्टिकल का, वो क्या रहने वाला है 2 अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर x आई कैप, ठीक है, 2 अल्फा स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लिया है मैंने, और y जे कैप। हमें पता है कि हमसे एक्सेलरेशन के लिए नहीं बोला गया, फोर्स के लिए बोला गया था। तो फोर्स क्या बनेगा बेटा, F वेक्टर इक्वल्स टू एम ए वेक्टर, हमें मास पता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 अल्फा स्क्वायर x आई कैप और y जे कैप। एक यहां पर जो ऑप्शन उसमें करेक्शन कर लेना, ये a नहीं है बेटा, ये अल्फा का स्क्वायर है, राइट। और जो मेरा आंसर आई कैप जे कैप में आया, यहाँ पर इसने एक्स कैप और वाई कैप में दिया था एग्जाम में, तो आप समझ गए कि वो कौन सा ऑप्शन में टिक लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 इजी क्वेश्चन ही था, तो उसको आराम से इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ये आइडियल गैस पर बेस्ड है, ठीक है, मतलब केटीजी का क्वेश्चन है, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। इसमें अपन से बोला गया है कि जैसे कोई आइडियल गैस दिया है और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे है वो, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ दिस गैस इज n, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम को अपन जनरली कॉपी में क्या लिखते हैं, स्मॉल f से लिखते हैं ना, इसने इसको n से रिप्रेजेंट किया है। ओके कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द 1 मोल ऑफ ए गैस इज un, मतलब कोई 1 मोल गैस लेनी है और उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो अपन को un कंसिडर करनी है, ठीक है सर कर लेंगे। मतलब जो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं वो u, वो इंटरनल एनर्जी के हैं। एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस इज vn, और स्पीड जो है ना साउंड की जो स्पीड है गैस के अंदर वो vn माननी है, ठीक बात है। एट ए फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शंस, हमें बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब आप खुद सोचिए कि हम बात करें सबसे पहले एनर्जी की। हमें पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है ना, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला वो क्या होता है, F/2 nRT, हम जनरली ये लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये n, ये वाला n नहीं है, आप देखो कंफ्यूजन मत आना, इस F को इसने n बोला है, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, इसको इसने n बोला है, और ये n अपन एक काम कर लेते हैं, इसको n डैश लिख लेते हैं, राइट। तो n डैश तो 1 मोल हो गया, और डिग्री ऑफ फ्रीडम की यहाँ पर क्या चल रही है वैल्यू, स्मॉल n चल रही है। तो आप खुद सोच के देखिए, अगर यहाँ 1 पुट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा nRT/2, ठीक है। मतलब जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा, u प्रोपोर्शनल टू n आ गया ना, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा, ये n जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है बेटा जी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, f की जगह रिप्लेस किया ना, खुद बोला है क्वेश्चन वाले में, पढ़िए ढंग से यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ओके
जो u प्रोपोर्शनल टू n, जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा है उसके लिए u की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो जैसे यहां पर 3 और 6 कोई दूर दूर तालमेल नहीं है, ये देखते ही गलत हो जाएगा। यहाँ 3 ग्रेटर देन 5 ये भी नहीं सेट होगा। हाँ, यहाँ पर n की वैल्यू 7 है तो u की वैल्यू ज्यादा शो कर रखी है, यहाँ पर n की वैल्यू 7 है इसके लिए u की वैल्यू ज्यादा ही है 6 है। तो ये दोनों में से कोई एक सही होगा पक्का, या देखते हैं दोनों सही है क्या, क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं कि v की वैल्यू अलग अलग दे रखी है तो एक ही ऑप्शन सही है। अब यहां पर v को कैसे नोटिस करेंगे, v क्या चीज है, v है साउंड की वेलोसिटी, स्पीड मतलब, और किसमें, उस गैस में। तो हम पढ़ते क्या है, v बराबर गामा आर टी बाई एम। गामा जो होता है वो क्या होगा 1 प्लस 2 बाई एफ, लेकिन आपको पता है कि यहां पर f को किससे रिप्लेस करना है, n से। तो जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा है उसके लिए गामा की वैल्यू कम है, और जिसके लिए गामा की वैल्यू कम है उसके लिए v भी कम है। मतलब v जिसके लिए n ज्यादा होगा उसके लिए v कम करना है, ठीक है। अब यहां मतलब जिसके लिए n ज्यादा उसके लिए v क्या करना है, कम। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा तो ये वैल्यू कम, ये वैल्यू कम तो v भी कम हो जाएगा। तो ज्यादा वाले के लिए v कम करना है, जैसे 7 है तो 7 जो है n की वैल्यू है तो उसका v कम करना है ना अपन को। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड, और ये फोर्थ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर थर्ड सही है। मतलब सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था, ये थी इंटरनल एनर्जी और ये है स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस, ठीक है। दोनों फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अब चलते हैं अपन, ये जो क्वेश्चन है अगला, इस ये पूरा मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। वेव पर बेस्ड है ना, वेव ऑप्टिक्स जो अपना चैप्टर है उससे रिलेटेड है। इसने बोला है कि यहाँ पर लाइट शो की हुई है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, एक ग्लास स्लैब में एंटर कर रहे हैं, ओके। ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है ना वो डी दे रखी है आपको, और ऐसे ही बोला है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब इंक्रीज लीनियरली फ्रॉम n1 टू n2। मतलब यहां से यहां जा रहे हैं ना तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, और n2 को ज्यादा दिया है किससे, n1 से। ये बात भी समझ में आती है। आपको बोला है कि कौन कौन से जो ऑप्शन है वो सही है, वो अपन को ढूंढने हैं। तो डायग्राम को ध्यान से दोबारा से देख लीजिएगा। लाइट एंटर कर रही है, दोनों सॉरी इस स्लैब के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरे में एक जैसा नहीं है, ऊपर जाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, वो दे भी रखा है यहाँ पर, और n2 और n1 के बीच गैप है वो भी इसने h शो किया है, ठीक है। अब ऑप्शन के मतलब देखेंगे तो वहां से पता लगेगा कि इमर्जिंग लाइट के बारे में इसने अपन से कुछ डिस्कशन करने के लिए कहा है। तो ऑप्शन देखते हैं पहले, सॉरी, हाँ जी, ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे ना तो एक चीज समझ में आएगी, क्या कि इसने डिफ्लेक्टेड अप बाय द एंगल ऑफ tan इनवर्स। लाइट जो इमर्जेंट थी ना, जो लाइट निकल रही थी वो कितने एंगल पे मुड़ रही है उसकी बात इसने की है, ठीक है। इसने कहा इतने पे निकल रही है, इतने एंगल पे। इसने कहा थर्ड में बोला है कि वो लाइट जो किसी एंगल पे नहीं जा रही है, चलो चेक करेंगे। और डी ऑप्शन में बोला है कि जो डिफ्लेक्शन एंगल है ना वो n2 और n1 पर, इसके मतलब डिफरेंस पर, एंड नॉट ऑन द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ n1 n2। मतलब डिफरेंस पे डिपेंडेंट है, इंडिविजुअल वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा इसने बोला है। चलो वो तो सोल्व करेंगे तो उससे आइडिया लगेगा। तो सोल्व करके देखते हैं अपन इसको, है ना। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। देखिए पहले अपन एक काम करते हैं, वो स्लैब बना लेते हैं जिसपे लाइट अपन डाल रहे हैं। लाइट ऐसे आ रही है और ऐसे आ रही है। हमें पता है कि लाइट इसमें एंटर करते ही 2 डिफरेंट स्पीड के साथ हो जाएगी। ऊपर n2 ज्यादा था और नीचे n1 कम है। n1 n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो मीडियम क्या होगा, डेंसर। तो जहां मीडियम डेंसर होता है वो लाइट क्या हो जाती है, थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है ना। तो यहाँ पर लाइट क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। हमें ये भी पता है कि जो उसकी स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, c बाई म्यू। म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर इसमें n से लिखा हुआ है तो अपन भी n लिख लेंगे, ठीक है। तो आप सोच के देखिए कि जैसे ही लाइट एंटर करेगी और ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगी, तब तक ये यहाँ से ही पहुंच पाएगी, पूरा आगे तक यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि वो स्लो है। उसकी स्पीड जो है ना, जैसे यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 चल रहा है ना, यहाँ पर n2 चल रहा है, यहाँ पर n1 चल रहा है,
ठीक है, ये दिमाग में रखना। अपने यहाँ डायग्राम बनाएंगे, से हटा देते हैं इनको। तो आप दिमाग लगाइए, यहाँ स्पीड जो है ना, ये वो इसको 1 कह देता हूँ मैं ना, इसको 1 कह लेता हूँ, तो 2 कह लेता हूँ। तो 1 के लिए जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, v1 बराबर c/n1 हो जाएगी ना, और v2 की स्पीड क्या हो जाएगी, c/n2। अब देखो, अभी इसने क्या बोला था, n2 ज्यादा है n1 से, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम। अगर इसकी स्पीड कम है तो यही पहुंचेगी, यहाँ तक पहुंच गई अभी तक, ठीक है ना। तो अगर कोई पूछे कि इसको यहाँ से आने में जो टाइम लगा वो कितना लगा, तो आप बोलेंगे कि सर 1 वाले को टाइम मान लेते हैं t1 लगा होगा सर। तो टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है इसकी, c/n1। तो आप क्या कहेंगे बेटा जी, n1 d/c। और ऐसे ही अगर मैं t2 का टाइम पूछूं पूरा क्रॉस करवाने में, अब देखो यहां तक नहीं बोल रहा मैं, अगर उससे पूरा क्रॉस करवाता तो उसको कितना टाइम लगता, n2 d/c। एक बात सोचो आप, ये लाइट अभी यहां से यहां पहुंची है, ये पूरा यहां तक पार कर चुकी है। अब सोचो जब ये इतना और ट्रेवल करेगी, ये लाइट इतना और चलेगी, तब तक ये वेट थोड़ी करेगी इसका, ये आगे निकल जाएगी ना यहाँ तक। तो मतलब ये जब कंप्लीट यहाँ तक आ गई है तो ये इतना एक्स्ट्रा आगे तक चली गई, यहाँ तक आ गई लाइट। मतलब ये यहाँ पहुंची है अभी और ये यहाँ तक आ गई है, तो कितना एक्स्ट्रा चलेगी ये, मान लेते हैं डी नोट, ये डी नोट लेंथ एक्स्ट्रा चली गई। तो सोचो ये डी नोट कैसे निकालें भाई, इसको जो टाइम लगा है ना, यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा है वो इन दोनों के टाइम डिफरेंस के बराबर ही है ना भाई। आप दिमाग लगाओ, इसको यहां से आने में जो टाइम लगा होगा, यहां से आने में टाइम, वो टाइम क्या लगा होगा इसको, अपन जो टाइम t2 लगा था ना उसके, मतलब हमने बताया कि 2 टाइम दे रखे हैं, इसको भी हमने पूरा पार करवाया, इसको पूरा पार करवाया, लेकिन हमको पता है कि ये कंप्लीट पार करके इतना एक्स्ट्रा चली गई है और वो वहीं तक पहुंची है अभी तक। मतलब दोनों के टाइम डिफरेंस से तो डी नोट आएगा। कहना ही चाह रहा हूं आपको मैं कि n2 ज्यादा है n1 से, तो आपको पता है जो टाइम डिफरेंस है दोनों का वो क्या रहने वाला है, n2d/c माइनस n1d/c। ये वो टाइम है जब ये लाइट यहां से यहां पहुंची होगी, या फिर मैं कहूं कि ये लाइट यहां से यहां पहुंचेगी, वो टाइम है। आप ध्यान से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, जो t आ जाएगा ना वो क्या बन जाएगा, d/c और n2 माइनस n1। अब हमें अगर ये डी नोट लेंथ ही निकालनी हो तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर लाइट की रोशनी कितनी है, c है ना, बार में क्यों में आ गए दोबारा से, और टाइम क्या लगा, हमने किया d/c n2 माइनस n1, तो c से c कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो डी नोट आ गया वो कितना आ गया, d n2 माइनस n1, ये डी नोट की वैल्यू है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये बात तो सही है कि ये लाइट यहां तक पहुंच गई है, वो यहां तक पहुंची है, तो अब आगे ये सीधी ट्रेवल करेंगी। तो वेव फ्रंट जो है हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, वेव फ्रंट ये चल रहे थे, ठीक है। उसके बाद में लाइट को अगर इन दोनों पॉइंट्स को मिला दे तो ये वेव फ्रंट ही होंगे। तो लाइट इसके क्या चलती है, परपेंडिकुलर चलती है लाइट, तो लाइट ऐसे जाएगी। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ जो लाइट है वो ऐसे आके ऐसे गई है, और ये मैं अभी क्या शो कर रहा हूँ, ये वेव फ्रंट्स है। अब ऐसे वेव फ्रंट्स बन जाएंगे बाहर, ठीक है। तो लाइट यहाँ पर बेंड तो हुई है भाई, तो जो थर्ड ऑप्शन था वो तो गलत है देखते ही, ओके। अब इसने पूछा है कि लाइट जो है वो बेंड हुई है तो मुड़ी कितनी है आखिर, तो आप कहेंगे सर इसको अपन कह सकते हैं कि जो डेविएशन हुआ है ना, या फिर यहाँ पर जो बेंड हुई ना वो थीटा एंगल मुड़ी होगी लाइट, तो ये थीटा अपन को फाइंड आउट करना था। तो आप कैसे करेंगे कि ये क्या कर दे रखा है, एच दे रखा है ना, ये अपन को एच पता है, ये थीटा होगा, ये 90 है तो ये भी 90 है, ये 90 माइनस थीटा तो ये आ जाएगा थीटा। तो आप कहेंगे कि tan थीटा का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, सॉरी tan थीटा का फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, tan थीटा इक्वल टू डी नोट अपॉन एच, डी नोट अपॉन एच। tan थीटा इक्वल टू डी नोट कितना निकाला हमने, t n2 माइनस n1 अपॉन h। तो थीटा कितना आ गया फाइनली अपना, tan इनवर्स n2 माइनस n1, ठीक है, और d अपॉन h। ये फाइनली अपना tan इनवर्स मतलब थीटा की वैल्यू मिली। तो अगर हम इसको देखें ऑप्शन में दोबारा चले, तो जो ऑप्शन फर्स्ट है वो तो अपना गलत लग रहा है अपन को।
सेकंड ऑप्शन को अगर देखें तो tan इनवर्स n2 माइनस n1 इंटू डी अपॉन एच, ये अच्छा लग रहा है, मतलब ये सही है। और जो थर्ड ऑप्शन है उसने बोला डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, ये भी गलत है। फोर्थ ने बोला जो एंगल है ना वो n2 माइनस n1 पे डिपेंडेंट हो गया, अकेले n1 n2 पे नहीं है। हाँ तो वो तो दिख ही रहा है ना, हमने अभी तो सोल्व किया ये n2 n1 दोनों के डिफरेंस पे डिपेंडेंट है, अकेले n1 n2 पे नहीं है। तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर बी और डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसको इजीली अपन इस तरीके से कर सकते हैं कि वे ऑफ टी स्क्वायर बेस्ड है और टाइम डिफरेंस निकाल के हम पता कर पाएंगे कितना एक्स्ट्रा जाएगा ये, उस लिस्ट की लेंथ निकालने में वही टाइम काम आएगा जो टाइम डिफरेंस रहा है दोनों का। टाइम डिफरेंस क्यों रहा है? क्योंकि स्पीड का डिफरेंस आ गया है दोनों पे, डिस्टेंस तो ये डी जो है वो कवर कर रही है, हमें पता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना उसमें अगर आप ध्यान से पढ़ो तो ये आरबीडी पर बेस्ड है और इम्पल्स एंगुलर और लीनियर इम्पल्स का समावेश है इसमें अच्छा खासा, उसको अपन को देखना है ध्यान से। तो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं इसको, क्या क्या दिया है डाटा तो पता करें इसका। तो एक डिस्क दी है जिसका मास इसने m दिया है, ओके ठीक है समझ में आता है। और इसके रेडियस इनर a है आउटर b है, दिख रहा है साफ साफ। हमसे बोला गया है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू कंसीडर कर लें, यहाँ पर जो कोफिशिएंट रहेगा सरफेस से उसको म्यू कंसीडर कर लो, ठीक है भाई। एक इम्पल्स जे नॉट इंटू एक्स, मतलब इधर की तरफ एक इम्पल्स है, ये जो जे नॉट शो किया हो ना ये लीनियर इम्पल्स है, एंगुलर नहीं, ठीक है। तो लीनियर इम्पल्स इसने हमको दे रखी है और एक्स कैप मतलब इधर की तरफ इसने बोला है, ठीक है भाई। इज अप्लाइड एट द हाइट एच, अच्छा मतलब कुछ हाइट एच पे इसको लगा रखा है जो कि इसने बोला भी है। फिर एक टर्म और बोली इसने, इफ एच इक्वल टू एच एम इज ए स्पेशल पॉइंट, मतलब एक स्पेशल हाइट सॉरी, जिसके ऊपर क्या हो रहा है, देन द डिस्क रोल विदाउट स्लिपिंग, मतलब बिना फिसले हुए, मींस प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग के साथ ही क्वेश्चन है ना। अलोंग द एक्स एक्सिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है उसकी बात अपन को करनी है ना। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, एक में बोला कि म्यू 0 नहीं हो, a टेंडिंग टू 0 हो, h m इज इक्वल टू b बाई 2, फिर दूसरे में म्यू को 0 नहीं बोला, फिर a को b की टेंडिंग टू कर दिया और बोला कि h m जो हो b के बराबर हो गया। ऐसे ऑप्शंस दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं बेटा जी। तो स्टार्ट करते हैं, इसने क्या बोला है उस चीज को, जैसे इसने बोला है उस चीज को अपन अप्लाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसके लिए कि जो हमें ये डिस्क दी है ना इसने ऐसे, इस पे इसने इधर की तरफ यहाँ पे क्या लगाई है, एक इम्पल्स लगाई है जे नोट। और हम जानते हैं कि इम्पल्स को हम क्या लिखते हैं, इम्पल्स को अपन लिखते हैं जे नोट बराबर डेल्टा पी। इम्पल्स होती है डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम। तो जे नोट बराबर, देखो जैसे आपने इस पर इम्पल्स दी ना तो इसके पास क्या हुआ होगा, एक वेलोसिटी आ गई होगी सेंटर ऑफ मास के पास इधर की तरफ, उस वेलोसिटी का आपने क्या बोला v। तो इसके पास क्या मोमेंटम हो गया बाद का mv। अब देखो एक चीज और, थोड़ा सा जब भी कैविटी वाले क्वेश्चन होते हैं ना तो मास सोचना थोड़ा सा अजीब हो जाता है। अपन सिग्मा से बात कर लेते हैं, सिग्मा से फील करना थोड़ा अच्छा रहेगा ना। तो मैं ऐसे लिख दूं कि मास को लिख दूं मैं सिग्मा पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, ये मास हो गया। और वेलोसिटी क्या हो गई v, और पहले रेस्ट में था तो p फाइनल माइनस p इनिशियल तो 0 हो गया, तो ये आ जाएगी वेलोसिटी। मतलब आप कह पाएंगे कि जैसे आपने इसको इम्पल्स दी ना तो इसके पास जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आ जाएगी, जे नॉट अपॉन सिग्मा पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है सर, ये तो वेलोसिटी आ गई, जैसे आपने इसको इम्पल्स दी ना ऐसे तो ये इस वेलोसिटी चलने लगेगा, लेकिन साथ में घूमेगा भी।
चलना और घूमना दोनों है इसके पास, प्योर रोलिंग कर रहा है। तो अपन को ओमेगा भी निकालना पड़ेगा। तो अपन ने पढ़ रखा है एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लीनियर इंपल्स। ठीक है, तो एंगुलर इंपल्स को अपन लिखते हैं डेल्टा एल से। हमें पता है कि डेल्टा एल के बराबर होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगी सेंटर से उसके ऊपर एच, तो ये एच हो जाएगी। और लीनियर इंपल्स कितनी थी जे नोट, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब डेल्टा में क्या लिखोगे एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। तो एल फाइनल कितना है आई ओमेगा, और इसका आई कैसे लिखोगे इस तरीके से, तो कैविटी बनी हुई डिस्क है उसका आई अपन को पहले से पता है कैसे लिखते हैं। तो मैं आई ओमेगा लिख रहा हूँ ना, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। एल इनिशियल तो 0 है, पहले से घूम नहीं रहा है, तो उसको तो भूल जाओ आप। एल फाइनल लिख रहे हैं और एल फाइनल लिख रहा हूं मैं आई इंटू ओमेगा। अब मैं इसमें आई पहले लिख रहा हूं बेटा, तो आई में कैसे लिखूंगा ध्यान देना, सिग्मा पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है ना। ये काम करते हैं, सिग्मा पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो है एम, और यहां पर साथ में आएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 लिखोगे तो ये बन जाएगा बेटा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2। याद करो आपने कभी पढ़ा होगा, एक जो कैविटी इस तरीके की होती है ना, कैविटी बनी हुई डिस्क होती है, उसका जो आई का फॉर्मूला होता है वो होता है एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। तो मैंने ये तो ये लिख दिया ये रहा, और एम को लिखा है सिग्मा इंटू पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2। तो एम तो ये हो गया पूरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो गया, डिवाइडेड बाई 2 चलता है। इसका आप डेरिवेशन कॉपी में करते हैं, क्लास में भी आपको करवाया जाता है, आपको पता भी होगा। ठीक है, तो ये होता हो गया क्या पूरा का पूरा आई, साथ में क्या लिखूंगा मैं ओमेगा इक्वल टू एच जे नोट। तो यहां से मैं कहूंगा कि तो ओमेगा की वैल्यू है ना वो क्या आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी एच जे नोट डिवाइडेड बाई सिग्मा पाई बी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 अपॉन 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 को अपन ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो ओमेगा मतलब इसमें डिवाइड में ले आएंगे, सॉरी, तो ये डिवाइड में जाएगा पूरा टर्म, तो जो 2 है जो इसमें नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे इस तरीके से 2 अपन लिख पाएंगे। ओके, तो ओमेगा बराबर क्या हो गया 2 एच जे नोट अपॉन सिग्मा पाई बी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4। थोड़ा आप कैलकुलेशन को देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अभी तक सही चल रहा है अपन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लिखा है इक्वेशन नंबर 2। अब आप ध्यान से देखिए कि ये तो ओमेगा है और ये वी है, क्या बेनिफिट होगा मैं वी और ओमेगा अलग अलग निकालने से। ठीक है, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि हमने प्योर रोलिंग करवा रखी है, किसकी, इस डिस्क की। तो हमें पता है कि इस पॉइंट पर हम बात करें तो v बराबर आर ओमेगा हम पढ़ते हैं, तो v तो हमने निकाल लिया, और r का काम कौन करेगा, ये b। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे v बराबर b ओमेगा। क्या हमें v की वैल्यू पता है, यस, v की वैल्यू कितनी है जे नोट सिग्मा, v की वैल्यू पुट करते हैं, चलो जे नोट अपॉन सिग्मा पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू बी ओमेगा। ओमेगा क्या आएगा 2h जे नोट अपॉन सिग्मा पाई बी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जे नोट से जे नोट कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा पाई आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इसको b की पावर प्लस का 2 प्लस a की पावर प्लस का 2 और b की पावर 2 और b की पावर सॉरी a की पावर माइनस 2 सॉरी प्लस का 2 है ना, और इसको ओपन कर सकते हैं ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से मैं ये करना चाह रहा हूँ।
तो इसको ओपन करोगे तो ये माइनस वाला एक कट जाएगा, तो एक बचेगा प्लस वाला। ओके, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर ये कटने के बाद में बचेगा 2bh अपॉन b की पावर 2 और a की पावर 2, ये कहना चाह रहा हूं, क्योंकि एक तो कट जाएगा ना इससे, ओपन करोगे तो ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। तो हमने ये लिख लिया क्या कि यहां से इक्वल टू में 1 चल रहा है इसके, तो हम क्या कह पाएंगे, जो h की जो वैल्यू है ना, जो h की वैल्यू है अपनी, वो क्या बनेगी, h की वैल्यू बनेगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2b। फाइनली h की वैल्यू ये बन गई है। ठीक है, हमें h की वैल्यू ही चाहिए थी कैसे ना कैसे करके। क्यों? क्योंकि हमें ऑप्शन में h की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट देके वो पुट करवा रहा है। देखो आप अगर ध्यान से देखो इसको, तो यहाँ पर इसने बोला कि अगर म्यू नॉट इक्वल टू 0 है और a टेंडिंग टू 0, अगर a को हम 0 पुट कर दें, मतलब a को अगर हम 0 पुट कर दें, तो जो h की वैल्यू b/2 हो जाएगी। तो करते हैं अपन इसमें, यहाँ पर पुट करो जरा, a बार a की वैल्यू 0, तो a की वैल्यू 0 पुट करोगे तो एक b से b कट जाएगा, a तो वैसे 0 हो गया, तो b/2, तो बात तो सही है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या लग रहा है अपन को, सही लग रहा है कि यार पहला तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। s क्या आ गया, b/2 आ गया। अगले में क्या बोला कि a टेंडिंग टू b, मतलब a को b के बराबर ही पुट कर दो। चलो करके देखते हैं, a को b के बराबर पुट इसके अंदर। तो a को b के बराबर पुट करोगे आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर, 2 से तो 2 उड़ गया, तो h बराबर क्या आ गया, b। तो क्या h बराबर b दे रखा है सेकंड ऑप्शन में, यस, h इक्वल टू b, तो सेकंड ऑप्शन भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दो ऑप्शन सही हो गए। फिर आगे बोला कि थर्ड में कि फॉर h इक्वल टू hm द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द इनर रेडियस। मतलब अगर h बराबर hm चल रहा है, hm जो हमने अभी फाइंड आउट किया वो hm ही है। ओके, तो उसके लिए ओमेगा डिपेंड नहीं करता a पर। देखते हैं भाई, तो सबसे पहले अपन चलते हैं कि ओमेगा था क्या। तो अपन को पता है कि ओमेगा ये था अपन ओमेगा कहां पर, ये रहा। इसने कहा कि अगर यहां पर आप इसकी जगह क्या पुट कर दो आप, ये वाला डाटा, तो ये जो ओमेगा है ना वो ए पे डिपेंड नहीं करेगा। आप पुट करके देखिएगा ये पे डिपेंड करेगा, ये नहीं हट रहा है यहाँ से, और इसने बोला नहीं करेगा, तो ये साफ साफ गलत बोल रहा है। मतलब थर्ड ऑप्शन को हम क्या कह सकते हैं, ये गलत है, ये डिपेंड कर रहा है। पुट करके देखना ओमेगा में उस एच की वैल्यू को। ठीक है, लास्ट में क्या बोला, फॉर म्यू इक्वल टू 0 एंड एच म्यू इक्वल टू 0 एंड h इक्वल टू 0 द व्हील ऑलवेज स्लाइड विदाउट रोलिंग। मतलब म्यू को तो 0 कर दो आप, ठीक है कर देंगे सर, और h इक्वल टू भी 0 कर दो। समझे इसका मतलब, ये कहना चाह रहा है कि आप है ना यहां पर इंपल्स ना देखिए, यहीं पे इंपल्स दो आप, ये जे नोट यहां दो आप। मतलब इसके अंदर हम बात करें फोर्थ ऑप्शन में, तो आपको इंपल्स कहां देनी है, यहीं पे, इसके सामने यहीं से ऐसे। तो आप खुद सोचो, अगर आप इंपल्स ऐसे दोगे तो एंगुलर इंपल्स तो क्रिएट ही नहीं होगी, आर परपेंडिकुलर 0 जाएगा ना, तो इस इंपल्स से इस तरह की चल सकती है सीधी, और फ्रिक्शन भी 0 है तो इस तरह की चलती जाएगी। ट्रांसलेशन मोशन हो गया तो रोलिंग का तो सवाल ही नहीं उठता, घूमना तो यहाँ पर होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने ऐसे इंपल्स दिए तो सिर्फ चलेगी, मोमेंटम में चेंज आएगा इसके पास। एंगुलर मोमेंटम जो है हम देखें तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है लीनियर इंपल्स के ऊपर, ये लीनियर इंपल्स है यहाँ पर। ओके, जे नोट। तो जो डी ऑप्शन क्या बोला, अगर म्यू 0 है ठीक है, एच 0 है, तो व्हील ऑलवेज स्लाइड विदाउट रोलिंग, बिना रोलिंग किए वो स्लाइड करता जाएगा। सही तो बात है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये डी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन इसको इजीली कर सकते हैं अपन। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है। जो चैप्टर अपन छोटा बोलते हैं ना, उसमें देखो क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ध्यान दीजिएगा। इसने अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर अपन को पता है ई और बी दोनों होते हैं। तो इलेक्ट्रिक का फंक्शन दिया है ये 32x कैप प्लस y कैप साइन 2 पाई 5 इंटू 10 की पावर 14 t माइनस 10 की पावर 7 अपॉन 3 इंटू जेड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही है। तो bx और by पूछा है, द वेव पोलराइज इन द xy प्लेन विथ पोलराइजेशन एंगल ऑफ 30। ओके, एक्स के साथ एंगल पूछा है मतलब वेव का,
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज म्यू, सॉरी 2। तो एक बात बताइए, वेव जा किधर रही है उसको देख के पता कर सकते हैं अपन, प्लस के जेड में वेव जा रही है। क्या हम लोग वेव की वेलोसिटी पता कर सकते हैं क्या? एक बार वेव की वेलोसिटी पता करते हैं। वेव की वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा बाई के। ओमेगा होता है टी का मल्टीप्लायर, तो ये कितना है? 2 पाई इंटू 5 इंटू 10 की पावर 14, और के क्या होगा? 10 की पावर 7 इंटू 2 पाई बाई 3, मतलब 2 पाई बाई 3 इंटू 10 की पावर 7। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ये ऊपर जाएगा, बन जाएगा 15 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ये दिए वेव की स्पीड, और ये आई इतनी। अब आप सोचिए लाइट की वेलोसिटी इतनी है और वेव की स्पीड इतनी है, और ये कोई मीडियम के अंदर है ये वेव। इसका मतलब अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करें, क्या? वेलोसिटी ऑफ वेव इन मीडियम, वो क्या होता है? लाइट की वेलोसिटी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लाइट की वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर? 3 इंटू 10 की पावर 8, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो अपन को चाहिए, तो म्यू को अपन इधर ले जाते हैं, वीएम नीचे ले जाते हैं इसको। क्या हो जाएगा? 15 इंटू 10 की पावर 7। तो ये कटेगा 5 बार, ऊपर कितना जाएगा? ये कटेगा 10, तो ऊपर कितना जाएगा? 2। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 2। तो कम से कम हमको एक ऑप्शन के तो नॉलेज हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रखना है अपन को, जो वैल्यू निकालनी थी वो आ गई 2। क्योंकि लाइट की जो स्पीड है ना, या तो वेव की जो स्पीड है, उससे आइडिया लगा है कि मीडियम में अगर इतनी स्पीड है ना, तो लाइट की वेलोसिटी के साथ इस तरीके से हम फॉर्मूला लगाकर पता कर सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। ओके, तो कम से कम ये तो पता किया जा सकता था। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बी एक्स और बी वाई। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? एक्स कैप में भी है और वाई कैप में भी है। ठीक बात है, ये बात समझ में आती है। हम एक बात और जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है बी, लेकिन किधर होगा वो कैसे डिसाइड करेंगे? वेव के जाने की डायरेक्शन से। कैसे? उस पर चर्चा करते हैं। देखो, मैं ऐसे कह रहा हूं कि हमको पता है कि ये हमने एक्स वाई बनाया, मान लेते हैं एक्स है और ये वाई है, ये हमने बनाया एक्स और ये बनाया वाई। हमें पता है कि जो वेव है ना, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, क्योंकि इसका एक पार्ट एक्स में भी और वाई में भी है। तो आप खुद सोच के देखिए, ई क्रॉस बी से हम पता करते हैं वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन, ई क्रॉस बी करके राइट हैंड से। अगर ई इधर है और सोचो अगर बी इधर की तरफ होगा, तो ई क्रॉस बी करोगे, थंब बाहर आएगा ना, बाहर बोले तो जेड डायरेक्शन। क्या वेव जेड में जा रही थी? यस, ये पहले हमने पता कर लिया था कि वेव किधर जा रही है? जेड में। मतलब ये शोर हो गया कि बी ऐसे कुछ आने वाला है, इधर नहीं। अगर ई इधर है ना, मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर इधर की तरफ है ना, तो बी इसमें इधर की तरफ आने वाला है। मतलब बी के अगर मैं कंपोनेंट्स करूं तो एक आएगा इधर और एक आएगा इधर, तो इसको बोलेंगे बी वाई, इसको बोलेंगे बी एक्स। तो जो इसने ऑप्शन में अपन से पूछा है ना, वो यही पूछा है, बी एक्स और बी वाई। तो क्यों ना अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट सोच ले, ये और ये, इसके बेस पे हम दिमाग लगा लें आराम से, है ना? ठीक है, इसके परपेंडिकुलर ये आएगा, तो इसके इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर ये वाला आएगा बी का, और इसके इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर आएगा बी का ये वाला कंपोनेंट, जिसको आप बी एक्स कह रहे हैं, इसको अपन बी वाई कह रहे हैं। बी वाई ई एक्स के परपेंडिकुलर है, और इधर आएगा ई वाई के परपेंडिकुलर है बी एक्स। तो जो बी एक्स और बी वाई बोले ना, कौन से वो कौन बता दिए। ठीक बात है सर। चलो, तो यहाँ पे इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब बी एक्स और बी वाई पे हम चर्चा करते हैं। तो हम लोग एक फॉर्मूला और जानते हैं, क्या? E बटे बी इक्वल टू, यहां पर हमें पता है कि C बटा 2 लिखा जाएगा, मीडियम में बात कर रहे हैं ना अपन। तो हमें अगर B लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 2E बटे C, और हमें E की वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड पता है। देखो क्या दे रखा है? 30। अगर मैं X वाले पे काम करता हूं तो 30 इंटू 2 60। तो मैं एक बार पुट करता हूं, देखता हूं क्या मिलता है। तो मैंने कहा 60 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर कितनी? 8। तो ये कटेगा कितनी बार? सॉरी 20। तो ये कितना जाएगा यहाँ पर फाइनली?
10 की पावर -8, ठीक है, बोले तो 4 इंटू 10 की पावर -7, ये बी की वैल्यू है, मतलब पी की वैल्यू है ना, एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, मतलब ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पर 4 होना चाहिए था, 4 इंटू 10 की पावर -7, जब भी क्या दे रखा है 2, तो ई अपन को पता है कि ई एक्स से बी वाई मिलेगा, है ना, ई एक्स से क्या मिलेगा, बी वाई। तो ये तो देखते ही गलत हो जाएगा कि भाई ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 4 होता तो कुछ दिमाग लगाया जा सकता था, ये तो देखते ही गलत है। बात करते हैं bx की। अब आप खुद सोचिए, मैं क्या कह रहा था, bx ऐसे आएगा, इसके e के इस कंपोनेंट से इधर की तरफ ये bx है, ये bx है, तो ये निकालना है। तो इसके लिए अपन को क्या करना होगा, ध्यान से देखें, यहाँ पर अगेन जो y डायरेक्शन में e है वो कितना है, 30 y कैप है ना, तो 30 का यूज करना है यहाँ पर। जो यहाँ पे मैंने 60 लिख रहा था ना, इस बार में 30 लिखना है। सोचो अगर मैं यहाँ पे 30 लिखूंगा तो क्या आएगा, 2 इंटू 30 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 8, राइट, ये कितना जाएगा 10, तो कितना आ गया 2 इंटू 10 की पावर -7। तो यहां पर जो मैग्नीट्यूड है वो तो मैच कर गया भाई, bx है माइनस में था, इधर की तरफ बना था तो माइनस में भी चल रहा है, और ये वैल्यू तो आपको पता है बिल्कुल सेम टू सेम रहने वाली है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन सही है, ठीक है। डी ऑप्शन चेक कर लिया था, ए ऑप्शन चेक कर लिया था, बी ऑप्शन चेक कर लिया है, बचा लास्ट सी ऑप्शन, पोलराइजेशन एंगल 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स, मतलब एक्स एक्स के साथ एंगल बताना है। तो वो तो यहीं से पता कर लो ना आप कि यहाँ पर एक्स में कितना है, ये 60 और y में कितना है 30, तो आप लोग ये एंगल निकाल के देख लो, ये 60 आ रहा है क्या, थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला लगा के देख लो, 30/60, तो आपको पता लग जाएगा कि सही है गलत है। आई थिंक ये सही नहीं आ रहा तो ये भी गलत हो जाएगा। ओके, तो हम क्या कहेंगे कि इसमें आंसर कौन कौन सही हो जाएंगे, ए और डी। ओके, इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में अपन को क्या दे रखा है कि देखो एक कॉइन है, और ये जो कॉइन है वो 5 ग्राम का दे रखा है, इसकी रेडियस 4/3 है, XY प्लेन में इसको रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टली है ये, राइट। अपन से बोला गया है कि इम्पल्स इसको दी गई √π/2 इंटू 10 की पावर -2, 2/3 डिस्टेंस पे जाके देख पा रहे हो आप इम्पल्स दिए, मतलब सिक्का नहीं उछालते क्या अपने से, तो यहाँ से इसने क्या किया कि 2/3 पे जाके इम्पल्स दिए, किसको, इस कॉइन को, ठीक बात है सर। फिर बोला कि द कॉइन स्पिन अबाउट इट्स डायमीटर एंड मूव अलोंग द z डायरेक्शंस, by the time the coin reach back to its initial position it complete n rotation, the value of n is, मतलब होगा क्या कि जैसे ये कॉइन है, ठीक है, इसको यहाँ पे इम्पल्स दिया हमने, तो ये कॉइन ऊपर घूमता हो जाएगा, ऊपर भी जाएगा और फिर ये दोबारा से नीचे आएगा, तो इसने कितने राउंड्स लगाए हैं वो अपन को बताना है, ठीक है। तो स्टार्ट करें इसको करना। देखिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो कॉइन है ना, जिस कॉइन की हम बात कर रहे हैं, उसको हमने कहां से इंपल्स दी, यहां पर इंपल्स दी है। इंपल्स को मैं कह दूं कि यहां पर देखा है √π/2 10 की पावर -2। हमें पता है कि लीनियर इंपल्स जो होती है, लीनियर इंपल्स जो रहेगी वो क्या होती है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। तो आप क्या कहेंगे, सर आपने इंपल्स कितनी दी इसको, √π/2 इंटू 10 की पावर -2, और ये किसके बराबर होगा, डेल्टा पी, मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि सर इसका मास 5 ग्राम है, तो 5/1000, ये तो हो गया एम, वेलोसिटी क्या हो जाएगी टकराने के बाद वी, और पी इनिशियल कितना था 0, तो यहां से किसकी वैल्यू जाएगी, वी की वैल्यू जाएगी, और ये कितनी आ गई √2π मीटर पर सेकंड। एक तो क्या कर लिया, इस कॉइन के पास जो वेलोसिटी आएगी ना, जैसे ये कॉइन को मैं अलग बना रहा हूं यहाँ पर, इसके पास जो वेलोसिटी आएगी आफ्टर इंपल्स वो वी आने वाली है, तो ये कॉइन ऊपर भी जाएगा। लेकिन आपको पता है कि आपने बिल्कुल सेंटर पे इंपल्स नहीं दिए, डिस्टेंस 2/3 पे जाके आपने इंपल्स दिए यहाँ सेंटर से, तो आप क्या बोलेंगे, इसके पास एंगुलर मोमेंटम भी आएगा। तो एंगुलर मोमेंटम को अपन कैसे लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू डेल्टा एल अपन लिखते हैं, और एंगुलर मोमेंटम को अपन ऐसे भी लिखते हैं कि आर परपेंडिकुलर इनटू लीनियर इंपल्स, ठीक है, डेल्टा एल। आर परपेंडिकुलर कितना है 2/3, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। लीनियर इंपल्स कितनी है
रूट पाई बाई 2 10 की पावर -2, ठीक है। डेल्टा एल क्या बनेगा, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, तो एल फाइनल क्या बनेगा, एम आर स्क्वायर बाई 4। ध्यान दो ये इस अक्ष के अबाउट रोटेट करेगी, है ना। ये जो कॉइन है, जैसे ये कॉइन जो ऐसे घूमता ऊपर जाएगा ना, तो आप सोच के देखिए जो एक्सिस रहेगी वो ये वाली रहने वाली इसकी, इसके अबाउट रोटेट करता जाएगा, फिर दोबारा से नीचे आएगा। तो हमको पता है कि कॉइन के लिए इस अक्ष के अबाउट जो आई होता है वो एम आर स्क्वायर बाई 4 होता है इंटू ओमेगा। ओके, एम की वैल्यू 5 ग्राम में रखी है, उसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर लोगे, रेडियस गिवन है, ठीक है। यहां से जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको ओमेगा की वैल्यू मिलेगी रूट पाई बाई 2 इंटू 300। थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम बचा लिया है मैंने आपका, ठीक है। तो इसके ओमेगा की वैल्यू इतनी मिलने वाली है, राइट। अब आपको पता है कि ओमेगा पता है और वी पता है, ओमेगा से घूमता हुआ जाएगा, वी से ही चलता हुआ जाएगा। ये ऊपर जाके नीचे आने में कितना टाइम लेगा, अगर हम उसको कैलकुलेट करने बैठे कि कितने टाइम में ऊपर जाके आ रहा है नीचे, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि सर हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो ये ऊपर जाने के आके नीचे आने में जो टाइम लगाता है ना, वो टाइम अपन निकालते हैं किससे, v इक्वल्स टू u प्लस 80 से। हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टॉप पॉइंट पे 0, स्टार्टिंग की वेलोसिटी कितनी है u, ये क्या हो जाएगा माइनस जी इंटू टी। तो टोटल टाइम क्या होगा, डबल होगा ना u बाई जी का, तो ये आ जाएगा 2u बाई जी। हमें पता है कि हमने यहाँ पर टाइम निकाला है वो 2 बाई जी, और u अभी क्या लिखा था हमने 2 पाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा रूट 2 पाई बाई 5। ये टाइम आ गया, मतलब ऊपर जाके नीचे आने में टाइम है इतना। सोचो इतने टाइम में कितना राउंड लगाने का थीटा अगर हम पता करना चाहें, तो ओमेगा टी 1/2 अल्फा टी स्क्वायर लगाओगे, अल्फा यहाँ पर है ही नहीं, अल्फा 0 है, तो थीटा कितना निकालना था, ओमेगा हमने निकाला था रूट पाई बाई 2 इंटू 300, ठीक है। और टाइम अपना आएगा यहाँ पर कितना, रूट पाई अपॉन 5। इसको सोल्व करोगे तो कितना जाएगा 60 पाई। अब हमें थीटा पता है तो नंबर ऑफ रोटेशन क्या होंगे, 2 पाई से डिवाइड कर देना, तो नंबर ऑफ रोटेशन क्या आ जाएगा 60 पाई अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 30। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है वो अगेन एंगुलर इंपल्स और लीनियर इंपल्स से रिलेटेड था। ओके, ये घूमता हुआ ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, मतलब इसमें 1D मोशन भी आ गया, तो सारे कॉन्सेप्ट एक साथ मिक्स कर दिए इसने। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो अगेन बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो ये EMI पर बेस्ड क्वेश्चन है। वायर के पास एक लूप रखा हुआ है, हम जनरली क्लासों में लूप को ऐसे चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं, किसने इसको तिरछा चलाया है, ओके नो बिग डील। हमें पता है कि इस लूप का रेजिस्टेंस दे रखा है 0.1, इस वायर में करंट दे रखी है 10 एम्पियर, इस लूप में भी करंट दे रखी है यहाँ पर 10 माइक्रो एम्पियर। हमसे बोला गया है कि इस लूप की जो स्पीड है ना वो कितनी होगी अगर इसमें करंट 10 माइक्रो एम्पियर बन रही है, इंड्यूस करंट, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बस डिफरेंट क्या रहा है इसमें, इस लूप को तिरछा चलाया है ऐसे, मतलब इस केस ने देखो ये यूनिट डायरेक्शन से भी दे रखी है, किधर किधर चला रखा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी वेलोसिटी कंसीडर कर लो, आप वेलोसिटी को लिख लो v, और वो क्या हो जाएगी x में हो जाएगी √3/2 v i कैप, मैं x को i कैप लिख रहा हूं, ठीक है। और y में क्या हो जाएगी v/2 j कैप। ये हो गई वेलोसिटी। हमें पता है कि जो वायर है इसके पास कोई लूप अगर हम चलाएं और इसको हम दो डायरेक्शन चलाएं, ऐसे और ऐसे, तो इधर की तरफ अगर इसकी वेलोसिटी √3/2 इंटू वी है और ये वेलोसिटी अगर v/2 है, तो याद कीजिए हम क्लासों में पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अगर वायर कट करता है तो बैटरी उसकी बनती है, सेल बनता है उसका ना, जिसको अपन बोलते हैं कि यहाँ पर कि फील्ड कट होगा तो यहाँ पर सेल बनने वाला है। तो नोटिस कीजिए कि यहाँ पर इसकी वजह से जो फील्ड रहेगा वो कैसे रहने वाला है, डॉट डॉट फील्ड रहेगा। ठीक बात है, बिल्कुल सही है सर, यहाँ फील्ड कैसे है, डॉट डॉट। और अगर इन चारों वायर को आप ध्यान से देखो, इन चारों वायर को, तो फील्ड ये भी कट कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, लेकिन ये और ये दोनों का जो EMF आएगा ना सेम आएगा। उसको इंटीग्रेशन से अपन निकालते हैं, याद करो छोटा एलिमेंट लेके।
बैटरी कैसे बनाओगे, यहाँ पे इसकी तरफ वेलोसिटी है, फील्ड बाहर की तरफ है, तो बैटरी इसकी डाउनवर्ड बनेगी, मतलब इसकी बैटरी जो है वो मतलब हायर पोटेंशियल डाउनवर्ड आएगा, इसका भी हायर पोटेंशियल डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, हमने इसकी बैटरी जो टर्मिनल अपन वी क्रॉस बी से करते हैं ना, ये किधर की तरफ प्लस बनेगा, तो वी क्रॉस बी करेंगे तो नीचे की तरफ क्या प्लस बनेगा। ओके, तो आप क्या बोलोगे, दोनों ईएमएफ आ जाएंगे ई और ई, लेकिन ये बराबर बनेंगे तो इंटीग्रेशन क्यों करें, क्यों यहाँ पर टाइम वेस्ट करें अपना। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो ये ऊपर जा रहा है और बी बाहर की तरफ है, तो यहाँ पर इसका टर्मिनल ऐसे बनने वाला है और इसका ऐसे बनने वाला है, लेकिन दोनों ईएमएफ बराबर नहीं होंगे, ए को E1 कह लेंगे, ए को E2 कह लेंगे। E1 जो आएगा वो VBL से निकालोगे तो V कितना है V/2, B यहाँ पर क्या आएगा, जैसे डिस्टेंस कितनी है D, जो क्वेश्चन में आपको दे रखी है, इसको आप क्या कंसिडर कर लो A। ठीक है, और L ये लेंथ हो गई जिसकी वैल्यू इसने दे रखी है क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं डाटा ऐसे लिख देता हूँ, B कितना आएगा μ0 I/2πD+A। ठीक है, और L ये लेंथ हो गई VBL, तो EMF 1 हो गया। EMF 2 क्या आएगा, वही V/2, B क्या लिखोगे μ0 I/2πD इनटू में L। तो हमें पता है कि EMF 2 ज्यादा है EMF 1 से, तो हम कहेंगे जो नेट EMF आएगा वो क्या बन जाएगा E2 माइनस E1। तो करंट को अपन कैसे लिखेंगे, करंट को लिखेंगे अपन I इक्वल टू EMF बटे R। रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखा है, करंट भी दे रखी है और EMF यहाँ पुट कर दोगे आप। इसमें एक अननोन है सिर्फ V। करंट कितनी दे रखी है 10 माइक्रो एम्पियर, EMF आपको दे रखा है क्या E2 माइनस E1, इसके अंदर V अननोन है जिसको जो अपन को फाइंड आउट भी करना था। ओके, और R इस क्वेश्चन में इसने दिया है, देखिए R केवल गिवन आपको 0.1, तो सारे डाटा गिवन है, सिर्फ V अननोन है और उस V की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी बेसिक क्वेश्चन ही था, इजीली हो जाएगा। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो स्ट्रिंग वेव पर बेस्ड है। हमसे बोला गया कि एक लेंथ है स्ट्रिंग की वो 1 मीटर है, हमें जो मास दे रखा है वो भी दे रखा है 2 × 10⁻⁵, मतलब अपन म्यू निकाल सकते हैं m/l, 2 × 10⁻⁵ अपॉन में लेंथ कितनी 1 मीटर। तो अगर हमें वेव की वेलोसिटी निकालनी हुई तो हम कैसे निकालेंगे, T/μ से, इसको अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। लेकिन टेंशन नहीं पता सर, टेंशन तो पूछा ही है, तो चलो ठीक है, V अगर निकल गया तो उसमें टेंशन की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, म्यू तो अपन को पता ही है, मतलब अपन टारगेट हो गया V निकालना। अब V कैसे निकालेंगे, इसने दिया क्या, उस पर चलते हैं। इसने बोला कि दो जो आसपास वाले फ्रीक्वेंसीज है ना वो 750 और 1000 हर्ट्ज दे रखी है। ठीक है, तो अपन जानते हैं फॉर्मूला NB/2L बराबर फ्रीक्वेंसी। पहले अगर ये फ्रीक्वेंसी एक n के लिए फ्रीक्वेंसी है तो n+1 के लिए क्या बनेगी, n+1 × V अपॉन में 12। ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है अपन को 750, जस्ट अगली फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है 1000। ओके, अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं बेटा तो यहां पर क्या मिलेगा अपन को, n/n+1 = 750/1000। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, सोल्व कीजिएगा, n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 3। अब आप 3 चाहे यहां पुट कर लो चाहे यहाँ। ठीक है, जैसे मैं यहां पर पुट करता हूँ 3 को, तो हो जाएगा 3V/2L = 750। ध्यान से देखो यहाँ पर अपन को L की वैल्यू गिवन है 1 मीटर, तो यहाँ से V आ जाएगा ना, और V कहाँ पुट हो जाएगा यहाँ पर। म्यू आपको पहले बता दिया था मैंने, टेंशन की वैल्यू अपन को निकाल लेनी है। ठीक है, तो ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें इस तरीके से अपन जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ये एक फॉर्मूला ये यूज हो रहा है और एक फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है ना, तो सिंपल क्वेश्चन ये भी था, इस तरीके से इसको भी हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, 11 क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इज केप्ट इन अ कंटेनर हैविंग अ वेटलेस पिस्टन विद अ होल। ठीक है भाई, अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनर रेडियस 0.1, यानी कि जो भी वैल्यू आए ना उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि क्या है कि आप ना जब भी क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़े तुरंत आपका उसी पर फोकस जाए। ठीक है, इज डिप्ड वर्टिकली इनटू द लिक्विड थ्रू द
airtight piston hole as shown in the figure. The air in the container is isothermally compressed. देखो यहाँ पर एयर जो है उसको isothermally compress किया गया है V नॉट वॉल्यूम से आपका 100/101 V नॉट with the movable piston. ठीक है भाई. Consider air as an ideal gas. The height h of the liquid column in the capillary above the लिक्विड लेवल इन द सेंटीमीटर, यानी कि इस लिक्विड लेवल से आपका कितना राइज हुआ है. देखिए क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन पे देखेंगे तो क्वेश्चन जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपका सरफेस टेंशन से कैपिलरी राइज का क्वेश्चन है, कैपिलरी राइज का क्वेश्चन है. ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर यहाँ पे पिस्टन कुछ नहीं होता तो आपका प्रेशर पी नोट ही होता है, लेकिन यहाँ पर पिस्टन है और उस पिस्टन में क्या है हल्का सा होल करके वहां पे कैपिलरी है. ठीक है, तो इस पिस्टन को जब आपने थोड़ा सा दबाया है, ठीक है, तो आइसोथर्मली जब आपने दबाया है तो प्रेशर में चेंज आ गया होगा. तो पहले ये चेक कर लेते कि यहाँ पे अगर एयर का प्रेशर पी नोट था तो आपने जब उसको कंप्रेस कर दिया तो प्रेशर क्या होगा. तो मैं लिख सकता हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस से पी नोट इंटू वी नोट, that will be equals to the P dash into 100/101 V नोट. यहाँ से मैं लिख सकता हूँ प्रेशर P dash जो हो जाएगा that will be equals to the 1.01 P नोट, यानी कि यहाँ का जो प्रेशर होगा वो आपका बढ़ गया है. ठीक है, तो कैपिलरी का एक बार डायग्राम बनाते हैं. यहाँ पर कहीं पर ये लिक्विड राइज है. ठीक है, ठीक है, और ये यहाँ पर कंटेनर के अंदर इसकी सरफेस है. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपने प्रेशर लिखा है, यहाँ पर जो प्रेशर लिखा है वो कितना आ गया, दैट विल बी इक्वल्स टू दी पी डेश प्रेशर आ गया. अच्छा, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा पी नॉट. ठीक है, तो कैपिलरी के लिए हम लोग इक्वेशन लिखते हैं. तो यहाँ पे देखिएगा जब आप कॉनकेव साइड से कॉन्वेक्स साइड पे जाएंगे तो आपका प्रेशर डिक्रीज होगा. तो हम लोग प्रेशर इक्वेशन लिखते हैं पी नॉट माइनस 2T/R. ठीक है, फिर यहाँ इस पॉइंट से जब हम लोग एच हाइट नीचे आएंगे तो प्रेशर कितना इंक्रीज होगा, रो जी एच, एंड दैट प्रेशर इज इक्वल टू दी यहाँ पे पी डैश. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पी नोट माइनस 2T/R प्लस रो जी एच इक्वल टू दी 1.01 पी नोट. यहाँ से हम लोग सोल्व कर सकते हैं रो जी एच दैट विल बी इक्वल टू दी 0.01 पी नोट प्लस 2T/R. ठीक है, अब देखिएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको गिवन है. ठीक है, आपको सरफेस टेंशन की वैल्यू गिवन है, रेडियस गिवन है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली आपके पास हाइट आ जाएगी और हाइट देखिएगा, हाइट आपसे सेंटीमीटर में पूछी गई है. तो सेंटीमीटर में जो आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हाइट आ जाएगी, दैट विल बी द 25 सेंटीमीटर. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं. अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स में जहाँ न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं. तो ये बोला गया है कि आपके पास S1 और S2 हैव सेम एक्टिविटी एट टाइम t बराबर 0, यानी कि दो सैंपल है आपके पास S1 और S2 और इनकी एक्टिविटी t बराबर 0 पर सेम है. मैंने कंसिडर कर ली A नोट है और इसकी भी एक्टिविटी A नोट है. तो ये बोल रहा है कि अगर आपके S1 की एक्टिविटी A1 है और S2 की एक्टिविटी जो है वो A2 है. ठीक है, थर्ड एंड सेकंड हाफ लाइफ के बाद, यानी कि इसकी थर्ड हाफ लाइफ के बाद, थर्ड हाफ लाइफ. ठीक है, और इसकी सेवेंथ हाफ लाइफ के बाद जो एक्टिविटी है अगर A1 है और इसकी एक्टिविटी A2 है तो यहाँ पर A1/A2 का रेशियो क्या होगा. तो मैं एक्टिविटी को लिख सकता हूँ कि एक्टिविटी जो होती है किसी भी n हाफ लाइफ के बाद वो होती है आपकी, दैट विल बी द इनिशियल एक्टिविटी A0/2 n. एक्टिविटी n हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाती है, A बराबर A0/2 n. तो फर्स्ट सब्सटेंस की एक्टिविटी लिखेंगे A1 बराबर क्या हो जाएगा, A0/2 एंड सेकेंड सब्सटेंस की लिखेंगे तो A2 बराबर A0/2 7. A1/A2 का अगर हम लोग रेशियो फाइंड आउट करें तो दैट विल बी इक्वल टू दी 2 यानी कि दैट विल बी इक्वल टू दी 16. एक्टिविटी के सिंपल फॉर्मूले पे बेस्ड आसान सा सवाल था. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा. अगला क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के बारे में है और पीवी
कर्व आपको गिवन है और वर्क का रेशियो पूछा गया है। देखिए क्या बोला गया है कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो फर्स्ट वाले यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है। पहली बात तो 1 मोल है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगो 2 डिफरेंट साइक्लिक, यानी कि 2 साइक्लिक प्रोसेस से गुजरता है। तो यहाँ पे देखिएगा आइसोबेरिक, आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जो वर्क डन है, लेट सपोज वो W1 है, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका सेकंड है इसमें A डैश, B डैश, C डैश और D डैश से ये गुजरता है। तो इसमें जो वर्क डन है वो आपका दैट इज द वर्क डन इन द सेकंड साइकिल है। तो क्या पूछा गया है, वर्क डन इन द फर्स्ट साइकिल एंड सेकंड साइकिल का रेशियो पूछा गया है। अगर मुझे आइसोबेरिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक प्रोसेस दे रखे तो मैं हर प्रोसेस का वर्क निकालूंगा और यहाँ पे साइकिल का वर्क फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट साइकिल में देखते हैं तो यहाँ से ए के लिए हम लोग वर्क निकालते हैं। तो ए इज द आइसोबेरिक, आइसोबेरिक में जो वर्क डन होता है वो होता है P इंटू डेल्टा वी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4P नोट इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी कितना है, V नोट से 2V नोट हुआ तो V नोट है। यहाँ पे वर्क डन अब मैं C वाले का लिख रहा हूँ तो C वाले में आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो आपका वर्क डन नेगेटिव होगा और मैग्नीट्यूड कितना होगा, दैट इज द प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम कितना है, 3V नोट, ठीक है भाई। प्लस यहाँ पर अब हम लोग वर्क डन लिख रहे हैं इस आइसोथर्मल प्रोसेस का। आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है, nRT ln V फाइनल। V फाइनल कितना है 4V नोट, V इनिशियल कितना है 2V नोट, ln V फाइनल बाय V इनिशियल, दैट विल बी द 2। अब यहाँ पे हम लोग ना इसको P नोट और V नोट के टर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैं इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट पर फोकस करेगा। इस पॉइंट के लिए स्टेट इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4P नोट इंटू 2V नोट, दैट विल बी इक्वल टू द nRT। यानी कि हम लोग यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो आप, दैट विल बी इक्वल टू दी माइनस 2P नोट V नोट प्लस 8P नोट V नोट ln 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा सेकंड साइकिल में हम लोग वर्क डन निकालेंगे। तो सेकंड साइकिल में आप देखिए इस D डैश और इस B डैश, इसमें तो वर्क डन क्या होगा, 0, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है। अब हम लोग A डैश और C डैश पे बात करेंगे। तो पहले C डैश पे बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो सिंपली वर्क डन निकाल लूंगा। माइनस, माइनस क्यों भाई, वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है तो माइनस P नोट इंटू V नोट प्लस यहाँ पे लिखोगे आप nRT डैश ln V फाइनल बाय V इनिशियल, तो 2V नोट अपॉन V नोट यानी कि ln 2। अब T डैश के लिए भी यहाँ इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इस पॉइंट का हम लोगों ने जैसे टेम्परेचर माना, लेट्स सपोज T डैश, तो यहाँ क्या लिखोगे स्टेट इक्वेशन 4P नोट V नोट, दैट विल बी इक्वल टू द nRT डैश, ठीक है। तो यहाँ से हम पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस P नोट V नोट प्लस 4P नोट V नोट ln 2, ठीक है। तो देखिएगा आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट साइकिल में जो वर्क डन है दैट इज द वर्क डन इन द फर्स्ट साइकिल एंड दैट इज द वर्क डन इन द सेकंड साइकिल। तो आप निकाल सकते हैं वर्क डन इन फर्स्ट साइकिल एंड वर्क डन इन द सेकंड साइकिल, जिनका रेशियो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू दी 2, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन देखिएगा, पैराग्राफ के बारे में क्वेश्चन बोला गया है। क्या क्वेश्चन है, S1 एंड S2 टू आइडेंटिकल साउंड सोर्स है। भाई S1 और S2 दो साउंड सोर्स है जिनकी फ्रीक्वेंसी 656 हर्ट्ज है और S1 जो है आपका सेंटर पर लोकेटेड है और S2 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4√2 कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव हो रहा है। तो ये बोला गया है कि एक साउंड डिटेक्टर जो है वो P पर प्लेस्ड है, यानी कि यहाँ पॉइंट P पर है आपका एक साउंड डिटेक्टर है। तो ये बोला गया कि द सोर्स S1 कैन मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ P, यानी कि S1 भी आपका OP के अलोंग मूव हो सकता है और आपका जो S2 है वो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कल पे घूम ही रहा है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हेन ओनली S2 इज इमिटिंग द साउंड एंड इट इज एट Q द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मेजर्ड बाय द डिटेक्टर। यानी कि ये अगर आप देखोगे तो साउंड वेव में डॉपलर इफेक्ट का सवाल है। डॉपलर इफेक्ट में मुझे तो एक ही सिंपल फॉर्मूला पता है, एफ डैश हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी V माइनस V नोट अपॉन V माइनस VS,
यानी कि ये क्या हो गया आपका ऑब्जर्वर वेलोसिटी, सोर्स वेलोसिटी। ऑफिसर ऊपर होते हैं, सर्वेंट नीचे होते हैं, इस तरीके से। तो देखिएगा ये बोल रहे हैं कि जब आपका सोर्स जो है S2 वही मूव हो रहा है और वो आपका पॉइंट Q पर है, ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी है 4√2। तो यहाँ पे जो डिटेक्टर है, यहाँ पे जो डिटेक्टर है साउंड डिटेक्टर पॉइंट P पर, तो आप देखिएगा एक तरीके से डिटेक्टर ऑब्जर्वर हो गया। तो यहाँ पे सोर्स और ऑब्जर्वर की रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं, तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, इसका कंपोनेंट इस वेलोसिटी का 4। तो यहाँ पे हम लोग हर्ड फ्रीक्वेंसी लिखते हैं एफ डैश बराबर 324, ऑब्जर्वर तो आपका मूव हो ही नहीं रहा है, अपॉन 324 -4। क्यों भाई, क्योंकि आपका जो सोर्स है वो दूर जा रहा है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन प्रेजेंट है। और फ्रीक्वेंसी कितनी है आपका 656। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 324 अपॉन 328 इंटू 656। कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स एंड दैट विल बी इक्वल टू दिस 648 हर्ट्ज। यानी कि इस डिटेक्टर पी के द्वारा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 648 हर्ट्ज। चलिए देखिए आगे बात करते हैं इसी पैराग्राफ का दूसरा क्वेश्चन। कंसीडर द बोथ सोर्स इमिटिंग साउंड। ठीक है भाई, व्हेन S2 इज एट R, यानी कि ये बोल रहा है कि जो आपका S2 ये पॉइंट P ये Q था और ये पॉइंट R था, तो S2 जो है वो R पर है, तो यहाँ पर स्पीड इधर होगी, ठीक है, टेंजेंशियली 4√2, ठीक है। एंड S1 जो है ये देखिएगा S1 जो है वो आपका अलोंग द OP मूव हो रहा है विद द स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये बोला गया कि व्हाट इज द बीट फ्रीक्वेंसी। तो आप जानते हैं कि बीट फ्रीक्वेंसी जो होता है, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों, F1 माइनस F2। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है F1 माइनस F2। तो ये देखते हैं कि इस S2 के द्वारा जो आपका फ्रीक्वेंसी जनरेट है वो डिटेक्टर कितना सुनेगा, और इस S1 के द्वारा जो फ्रीक्वेंसी जनरेट है वो P कितना सुनेगा। तो यहाँ पे देखिए पहले S2 और P के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप देखोगे तो S2 और डिटेक्टर जो पॉइंट P पर प्रेजेंट है, इनके बीच में कोई भी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि आपका जो सोर्स है वो परपेंडिकुलर टू द सोर्स ऑब्जर्वर को जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके परपेंडिकुलर मूव हो रहा है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा S2 वही फ्रीक्वेंसी P सुनेगा, यानी कि F1 तो मैं लिख देता हूं, दैट विल बी इक्वल टू दी 656 हर्ट्ज। ठीक है, अब S2 जो जनरेट कर रहा है वो कितना सुनेगा, तो यहाँ पे S1 का हम लोग लिखते हैं कि S1 जो जनरेट कर रहा है वो ऑब्जर्वर कितना फ्रीक्वेंसी सुनेगा। तो यहाँ पे देखेगा कि इसको हम लोग बात करें तो वही आपका एफ डैश बराबर क्या लिख सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू दी V माइनस V ऑब्जर्वर अपॉन V माइनस V सोर्स इनटू F। ऑब्जर्वर मूव हो ही नहीं रहा, आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है 324, वेलोसिटी ऑफ साउंड 324, वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो है आपका किसकी तरफ मूव हो रहा है, ऑब्जर्वर की तरफ। सो दैट विल बी इक्वल टू दी -4 इंटू 656। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, दैट विल बी द 664.2 हर्ट्ज। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो बीट फ्रीक्वेंसी है F1 माइनस F2 दैट विल बी इक्वल टू दी 8.2 हर्ट्ज, यानी कि बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 8.2 हर्ट्ज। बहुत ही आसान सवाल था आपके साउंड वेव में डॉपलर इफेक्ट से। ठीक है, थैंक यू।